वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बीकॉम थर्ड सेम के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो गाइज पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस किए थे एंड मैंने एक और वीडियो बना रखी जिसमें मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के सिर्फ क्वेश्चंस बताए थे कि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वो भी आप देख सकते हो। अगर यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 के हिसाब से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका यूनिट 2 में, जो कई बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने ये सारी पीडीएफ वगैरह आपके लिए तैयार की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल वेरियस ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन जीएसटी, एक्सप्लेन द नॉर्म्स ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑफेंस एंड पेनल्टीज हैं जो जीएसटी के अंदर एक पर्सन को देनी पड़ती है। ठीक है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ठीक है एक बिजनेसमैन है, मान लो वो जीएसटी वगैरह पे कर रहा है या वो कोई ऐसा ऑफेंस कर देता है, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो उसको क्या क्या पेनल्टी या क्या क्या ऑफेंस होते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने सारा राइट डाउन करना है। ये जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स के लिए यानी कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी मैं हर क्वेश्चन आपको बताते जाऊंगी कि 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है या 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है इंडिया में काफ़ी सारे जो ऑफेंसेस है पेनल्टीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, मतलब जीएसटी के अंदर अगर मान लो एक कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है या बिजनेस अपने आप को रजिस्टर करवाता है जीएसटी के अंदर, तो उस केस में ना जीएसटी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, ये जीएसटी के कंप्लाइंस सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर हम उनको नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हमें कुछ पेनल्टी लगती है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस था, ठीक है, जितनी भी थ्रेशोल्ड लिमिट थी, ठीक है, तो क्या हुआ, मुझे टैक्स पे करना था, मान लो 18% टैक्स पे करना था। मैंने क्या किया, टैक्स पे करने के अलावा मैंने क्या कर दिया, जान के किसी को फेक ना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मुझे मेरी जो पैसा है वो कम शो हो मेरे अकाउंट में और मुझे टैक्स कम देना पड़े। मतलब उसको हमने क्या कह दिया, ब्लैक मनी कह सकते हैं या टैक्स चोरी करना हम कह सकते हैं। ठीक है, उस केस में आ जाएगा। या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करने थे, ठीक है, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या जीएसटी के अंदर, पर मैंने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट्स मैं उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाई या उसमें कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी, तब मुझे कोई ऑफेंस हो सकता है। ठीक है, एंड इसमें कुछ पेनल्टीज आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस लगाने का बेसिकली यही मकसद है कि वो पर्सन या वो कंपनी दोबारा से ऐसी चीज़ें ना करे, ठीक है, जिससे जीएसटी का जो सारा वर्क है वो एकदम एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंसी सारा काम चलता रहे। तो कुछ यहाँ पे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं जीएसटी के अंदर। पहला है फेलियर टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, ये सेक्शन 112 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 के अंदर आता है। अब मान लो एक पर्सन है, उसको रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर क्या करवाना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, बट अब मान लो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में ना जो यूनिट 1 आपको करवाया था उसमें मैंने ना आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसीजर करवाया था। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको लिमिट बताई थी कि स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनके लिए इतनी लिमिट है, जो ज़्यादा बड़े लार्ज बिजनेसेस हैं उनके लिए इतनी लिमिट है। मतलब इतनी लिमिट आपकी जो अर्निंग है या थ्रेशोल्ड लिमिट है या जो भी आपकी साल की टर्नओवर है ना, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो आपको अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। बट अगर आपकी मान लो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो गई है बट आपने खुद को जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया है, तो उस केस के लिए आपको क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, पेनल्टी कितने की पड़ती है, 10,000 की पड़ती है। या फिर वो अमाउंट, मान लो आपने टैक्स की चोरी की, आपने टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका जो टैक्स था ना वो 20,000 बनता था, आपने ना अपना पैसा इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया ताकि आपके बैंक अकाउंट में शो हो, सारी चीज़ें आपने कर दी, जिससे आपको टैक्स 5,000 देना पड़ा। अब जीएसटी वालों को सारा पता चल जाता है, उनके डिपार्टमेंट को, कि आपका तो जो टैक्स था वो 10,000 बन रहा था, आपने तो 5,000 दिए, तो वो 5,000 की पेनल्टी आपको होगी कि वो 5,000 आपको देना पड़ेगा। या फिर मान लो आप कोई भी फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया, आपने कोई डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से नहीं कराए, या जो हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, उस केस में आपको 10,000 या फिर जो भी अमाउंट जो आपने टैक्स की चोरी की है वो आपको पे करना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इशूइंग फॉल्स और इनकरेक्ट इनवॉइस। अगर एक पर्सन जो है, किसी पर्सन ने बिल या फिर इनवॉइस, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को आपने क्या किया, मतलब आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं की है, बट आपने क्या किया है, कोई बिल या फिर इनवॉइस आपने इशू कर दी है, ठीक है, ताकि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सको। अभी आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में यूनिट 1 में कराया था, वो एक बार चेकआउट कर लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर आपने क्या किया, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कोई ट्रांसफरिंग नहीं की है, ठीक है, सप्लाई नहीं की है, तो आप अगर फॉल्स ये क्लेम कर रहे हो कि आपको आईटीसी चाहिए
ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, तो उस केस में भी आपको क्या होगा कि पेनल्टी होगी। सेम आपको याद रखना है, इसमें भी आपको 10,000 की पेनल्टी होगी एंड यहाँ तो 10,000 की होगी। ठीक है, अगर यहाँ कोई भी आपने टैक्स की चोरी वगैरह की है, दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी ना वो आप लोगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक तरफ है 10,000, दूसरी तरफ मान लो आपने टैक्स की चोरी की थी या जो भी अमाउंट था जो आईटीसी के लिए आप क्लेम कर रहे थे वो मान लो 8,000 है। ठीक है, अब इन दोनों का ना हायर हमने देखना है। अब इन दोनों में से हायर वैल्यू हमारी गाइस कौन सी है? इन दोनों में से हमारी जो हायर वैल्यू ना वो हमारी 10,000 है, तो इस केस में आपको जो पेनल्टी है वो 10,000 पड़ेगी। ठीक है, जोन सी वैल्यू हायर होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है गाइस टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का सिंपल मतलब टैक्स की चोरी करना। आपने क्या किया, मान लो आपके बैंक अकाउंट में ना 10 लाख था, अब आपको 10 लाख के हिसाब से सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। उसका ही सारा क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी वगैरह पे करनी पड़ेगी। मान लो आपकी जो टर्नओवर थी जितना भी, उसके हिसाब से आपको लगनी थी। ठीक है, जीएसटी जितने आपने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया था। तो अब आपने क्या किया, आपको पता है कि 1 महीने के अंदर ना मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने क्या किया, जानबूझ के ना किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड को ना 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, ताकि आपकी टर्नओवर कम शो और आपको जो रेट है ना मान लो जीएसटी का वो भी कम पड़े। तो इस केस में आपने टैक्स बचाने के लिए ये सारी एक्टिविटी की। ठीक है, मतलब इसमें टैक्स की अगर आपने चोरी की है, सिंपल अगर एक पर्सन जो है टैक्स की पेमेंट से इवेड करता है मतलब चोरी करता है अंडर जीएसटी एक्ट, तो उस केस में उसको कौन सा ऑफेंस होगा? इस केस में गाइस आपको क्या होगा, पेनल्टी होगी सेम 10,000 की। ठीक है, 10,000 की पेनल्टी होगी, या फिर जोन सा अमाउंट आपने टैक्स चोरी किया है, ठीक है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दोनों में से जो हायर हो गया, जैसे मैंने पीछे समझाया, और इसमें इंटरेस्ट भी चार्ज हो सकता है कई कई केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है फेलियर टू पे टैक्स। अब पिछले हमने पॉइंट में पढ़ा कि एक पर्सन टैक्स चोरी करता है, मतलब टैक्स थोड़ा पे करता है, ठीक है, या कम पे करता है, या जितना होता है उससे कम पे करता है, वो तो होगी ब्लैक मनी या टैक्स इवेड किया। अब उसने टैक्स ही नहीं दिया, ये सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी के अंदर आता है। अगर एक पर्सन जो टैक्स को कलेक्ट करता है बट आगे उसको गवर्नमेंट को नहीं दे पाता। अब मान लो मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मान लो मेरा प्रोडक्ट ना एक 200 रुपीज़ का बिक रहा है। ठीक है, उस पर मान लो मुझे कस्टमर 200 रुपये दे रहा है एंड उस 200 रुपये के अंदर ना मान लो 20 रुपये मेरा क्या है जीएसटी में कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, एज ए कंपनी। अब मुझे जब भी डेट होगी, पर्टिकुलर डेट, जब मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो 20 रुपीज़ हर प्रोडक्ट के मुझे गवर्नमेंट को देने हैं जीएसटी के रूप में। ठीक है, मैं तो गवर्नमेंट पे बिहाफ पे कलेक्ट कर रही हूँ, आगे मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। तो अगर मैं खुद जीएसटी ले लेती हूँ आगे गवर्नमेंट को नहीं देती हूँ, तो ये भी तो एक ऑफेंस है ना। गवर्नमेंट जो है बेसिकली वही टैक्स कलेक्ट करती है, ये तो नहीं है कि हर पर्सन टैक्स कलेक्ट करने बैठ जाएगा, है ना। तो इस केस में भी क्या होगी, 10,000 या उससे और जितनी अमाउंट टैक्स इवेडेड की होगी। अगर मान लो यहाँ पे मान लो एक तो पेनल्टी आपकी 10K की आ गई, 10,000 की आ गई, और दूसरी तरफ जो आपकी पेनल्टी आ गई मान लो आ गई आपकी 15K। ठीक है, अब मान लो अगर पर्सन ने टैक्स चोरी किया है तो 15K, अगर मान लो 10,000 या उससे कम बनता है तो 10K। ठीक है, मतलब अगर जो अमाउंट हायर होगी वही आपको चूज़ करनी है। नेक्स्ट फेलियर टू इशू जीएसटी कॉम्प्लायंस इनवॉइस। अब जीएसटी के अंदर एक जब बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा लेता है ना, तो उसको जीएसटी के अंदर ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे बिल को प्रिपेयर करना, बिल को इशू करना, इनवॉइस क्रिएट करना। ठीक है, इनवॉइस किस तरीके से क्रिएट करना टैक्सेबल सप्लाईज़ का, अगर वो नहीं कर पाता है तो उस केस में भी सेम 10,000 या उससे ज़्यादा जो भी अमाउंट होगा वो क्या होगी, पेनल्टी होगी। ठीक है, इसके अमाउंट जो है बेसिकली याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। अभी तक हमने जो पाँच सारे पॉइंट पढ़े हैं ना, उसमें हमने यही देखा कि जो पेनल्टी है वो 10,000 या जितनी टैक्स इवेडेड होगी उनमें से जो अमाउंट ज़्यादा होगी वो होगी, है ना। जैसे मैंने फिर से एक बार ये एग्जांपल दे देती हूँ अगर नहीं भी समझ आया। अगर पेनल्टी 10K है, ठीक है, और मान लो मैंने टैक्स चोरी की है 50,000 का, दोनों में से जो अमाउंट जो मेरी है ना जो ज़्यादा होगी वो पेनल्टी होगी। इन दोनों में से क्या ज़्यादा है, 50K, तो 50 को पेनल्टी होगी पर्सन की। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस इनकरेक्टली इवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन आई के अंदर आता है। तो अगर एक पर्सन जो है वो फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं पता तो यूनिट 1 की मेरी वीडियो देख लो, उसमें मैंने फुल फ्लेज 15 मार्क्स का क्वेश्चन कराया है। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो अगर एक पर्सन फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या करता है, क्लेम करता है या मिसरिप्रेजेंट करता है, या उसमें कोई गलती से या जानबूझ के कोई ओमिशन करता है, कोई गलती करता है उसमें, तो उस केस में भी उसको 10,000 या उससे ज़्यादा जो भी टैक्स का क्रेडिट मैंने क्लेम किया है उतना उसको अमाउंट क्या होगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। मान लो मैंने आईटीसी क्लेम किया था, मान लो एक तो 10K हमारी पेनल्टी होगी, और आईटीसी जो था ना वो मैंने मान लो क्लेम किया था 20K का। ठीक है,
इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी, ठीक है, इन दोनों में से जो हमारी हायर वैल्यू यानी कि 20K, जो 20K हमारी हायर वैल्यू होगी ना, वो हमारी क्या होगी, पेनल्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फेलियर टू फाइल जीएसटी रिटर्न। अब जो भी कंपनी है जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाती है, उनको जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी होती है। अगर एक पर्सन जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल कर नहीं पाता या नहीं करता है, तो उस केस में भी गाइस उसको पेनल्टी होती है 10,000 या उससे ज़्यादा अमाउंट की। नेक्स्ट है सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस। अब वो पर्सन देखो जो ना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो जब भी कोई गुड्स को सेल करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है ना, उसको साथ में सिंपल एक इनवॉइस इशू करना पड़ता है, बिल देना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल है, देखो मैं ना आपको डेली बेसिस पे जो भी वीडियोस लाती हूँ उसमें मैंने एग्जांपल आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ आ पाए, है ना। तो एक ईजी सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, कितने सारी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं। अगर मान लो मैं अमेजोन से कोई फ़ोन ऑर्डर करती हूँ, ठीक है, या छोटी से छोटी चीज़, कोई 100 रुपीज़ के अंदर, कोई 200 रुपीज़ के अंदर, कोई भी चीज़ मान लो मैं ऑर्डर कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने फ़ोन ऑर्डर किया है अमेजोन से एंड वो मेरे घर पे डिलीवर हुआ। उसके बॉक्स पे, उसके पैकेट पे एक बिल लगा होता है। एंड ये जो सारी ई-कॉमर्स सेलर्स होते हैं, ये सारे जीएसटी के अंदर क्या होते हैं, इन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई होती है। तो जीएसटी के अंदर जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो ना, उसका अपने साथ में इनवॉइस यानी कि बिल देना होता है। जब भी हमने देखा होगा, हमने कुछ भी ऑनलाइन हम मंगवाते हैं तो उसके बॉक्स पे या उसके पैकेट पे एक बिल लगा होता है जिसके साइड में क्यूआर कोड होता है ना। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा पर्सन जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखी है ना, उसको साथ में जो इनवॉइस है या बिल है उसको इशू करना पड़ता है। ठीक है, बट अगर एक पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है, ठीक है, सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, बट उसके साथ इनवॉइस नहीं लगा रहा, ठीक है, इनवॉइस नहीं दे रहा है, तो उस केस में भी 10,000 या जितना भी हमने टैक्स को इवेड किया है, दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी वो क्या होगी, पेनल्टी होगी। नेक्स्ट है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। अगर एक पर्सन जो है वो टैक्स को पे नहीं करता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टाइम पे मतलब एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ आपको इस डेट तक या इस मंथ की इस डेट तक आपको जो है बेसिकली टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर एक पर्सन इस सारी चीज़ों को करने से फेल होता है तो उस केस में भी आपको 10,000 या उससे ज़्यादा, मतलब जो भी आपने जो टैक्स है वो पे नहीं किया है अंडर रिवर्स चार्ज, दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगी उसका आपको टैक्स पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। ठीक है, अगर आप कोई भी फ्रॉड क्लेम करते हो आईटीसी की, नॉन जेन्युइन इनवॉइसेस से आप कोई जानबूझ के ना गलत सा बिल बना देते हो कि मैंने ना इतना एक पर्सन को जो प्रोडक्ट था सेल किया था, ठीक है, मुझे आप आईटीसी क्लेम कर लेते हो उस पर, उस केस में भी 10,000 या जितना आपने जो बेसिकली टैक्स फ्रॉड किया है उतने अमाउंट का आपको क्या होगी, पेनल्टी होगी। नेक्स्ट है फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब गाइस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक पर्सन को ना कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हमें जीएसटी के अंदर सारी चीज़ें के अंदर कंप्लाइज करना पड़ता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस केस में गाइस अगर एक पर्सन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसको 10,000 या जितना भी अमाउंट टैक्स का नहीं दिया है वो क्या करना पड़ेगा, उसकी पेनल्टी उस पर्सन को लगेगी। नेक्स्ट है डिटेंशन और सीज ऑफ गुड्स। अगर मान लो जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे किसी एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, किसी सेलर के या एक पर्सन के, उसके साथ कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे जो भी जीएसटी के अंदर चाहिए होते, तो उस केस में भी क्या होता है, पेनल्टी क्या होती है कि उन गुड्स को डिटेन या अपने पास रख लिया जाता है, उनको सीज कर लिया जाता है एंड जो पेनल्टी है जितनी भी वैल्यू होगी ना गुड्स की, वो पेनल्टी इम्पोज की जाती है उस पर्सन पे। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हमारा प्रोसेक्शन फॉर सीरियस ऑफेंसेस। अब ये तो हुए जो हमने पढ़े कि डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, फेक आईटीसी क्लेम दिए। अब कौन कौन से ऐसे सीरियस ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें मान लो अगर एक पर्सन है उसने टैक्स इवेजन की, टैक्स की चोरी की है जिसकी अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा है, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, तो ये सारा सीरियस ऑफेंस के अंदर आता है। ठीक है, अगर एक पर्सन ने टैक्स की चोरी की है उसकी अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ये सीरियस ऑफेंस माना जाता है और सेक्शन 132 के अंदर कुछ पेनल्टीज लगाई जाती हैं। इस एक पर्सन को 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन 10,000 से लेकर जितनी भी अमाउंट क्या होगी और टैक्स की चोरी की होगी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों मतलब ये इसमें क्या है, ये नहीं है कि जेल होगी या फिर फाइन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, फाइन भी आपको देना पड़ेगा और 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट है लेवी एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये आपको ना क्वेश्चन आता है, इसका आपको आता है व्हाट इज
IGST, ठीक है, क्या उसके फीचर्स हैं। ये भी 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, इसका क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड करना था तो वो हुआ नहीं अभी, तो कोई बात नहीं, करते हैं आगे। IGST जो है ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है GST एक्ट के अंदर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, कलेक्शन होती है IGST की। IGST मतलब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब मान लो मैं एक स्टेट से, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं मुंबई में रहती हूँ, ठीक है, मैं मुंबई में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हूँ। मुंबई से लेके मैंने मान लो अगर मैंने चंडीगढ़ तक, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक मैंने गुड्स को भेजना है, ठीक है, या सेल करना है, या एक पर्सन ने अपने कह सकते हो बायर तक पहुंचना है, तो उस केस में IGST लगता होता है, ठीक है। इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। पहला है लेवी ऑफ IGST, ये सेक्शन 5 IGST एक्ट के अंदर आता है। IGST जो है ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये बेसिकली IGST टैक्स की सारी प्रोविजंस वगैरह क्रिएट करती हैं। IGST जो है ये तब अप्लाई होता है जब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको सप्लाई किया जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लगा लेते हैं। मान लो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं मुंबई में रहती हूँ, ठीक है, मैंने मान लो कोई भी प्रोडक्ट मैंने कहाँ भेजना है, चंडीगढ़ में भेजना है, ठीक है। अब मैंने चंडीगढ़ में भेजना है, अब जो मुंबई है ये एक अलग स्टेट है, चंडीगढ़ ये अलग स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट जो भी है, तो ये अलग स्टेट है। मतलब एक जगह से मैंने दूसरी जगह पे भेजना है, ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक मुझे भेजना है, तो वो उस पर हमें क्या लगता है, IGST लगता है। नेक्स्ट है रेट्स ऑफ IGST। अब IGST के बिना कुछ रेट्स होते हैं, बट इसमें बेसिकली जो SGST एंड CGST के जो रेट्स होते हैं ना, उनके कह सकते हो लगभग सेम ही होते हैं। एंड जो टोटल रेट होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर मान लो मैं रहती हूँ, मान लो मैं मुंबई में रहती हूँ एंड मैं गुड्स को मुंबई में ही सेल कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होता है, मतलब अगर मैं एक ही विद इन द स्टेट क्या कर रही हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रही हूँ, तो उस केस में SGST एंड CGST लगता है। बट अगर मैं इंटर स्टेट में भेज रही हूँ, ठीक है, ये बेसिकली 12% लगता होता है, तो उस केस में ये तीनों SGST, CGST एंड IGST तीनों लग के हमारा जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, तय होगी। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ IGST। जो IGST है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। जो SGST एंड CGST होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, बट जो IGST होता है जिसमें इंटर स्टेट क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स को कलेक्ट करती है। इसमें बेसिकली एडिशन स्टेट टैक्स, स्टेट GST एंड सेंट्रल GST भी लगता है, ठीक है, जिसमें इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। नेक्स्ट है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है IGST का, उसे हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम IGST, CGST एंड SGST को पे कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने यूनिट 1 में कराया हुआ है, वो एक बार चेक ज़रूर से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट के अंदर आता है। जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको ट्रीट किया जाता है जीरो रेटेड सप्लाई अंडर IGST। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सपोर्ट पे हमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कुछ केसेस में जो गुड्स की रिसिप्ट होती है, ठीक है, वो लाइबल होती है, जिसके मतलब कोई भी मान लो अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी हमने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें IGST को पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बेसिकली उस केस में होता है जहाँ पे जो सप्लायर होता है ना वो अनरजिस्टर्ड होता है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है IGST का, ये पर्पस डिटरमाइन करता है कि वेदर जो सप्लाई है उसे हम इंटर स्टेट मानेंगे या इंट्रा स्टेट मानेंगे। इंट्रा स्टेट में CGST एंड SGST लगता है, बट इंटर स्टेट में IGST एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे जो गुड्स है वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, गुड्स किस जगह पे सप्लाई हो रहे हैं, क्या उसकी लोकेशन है, ये चीज़ सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विसेज को इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया में तो IGST लीव होता है इम्पोर्ट पे, एंड इम्पोर्टर जो होता है वो टैक्स पे करने के लिए क्या होता है, लाइबल होता है, ठीक है। पर गाइस एक्सपोर्ट्स के केस में जीरो रेटेड इसे माना जाता है, एक्सपोर्ट के केस में IGST बिल्कुल नहीं लगता है। नेक्स्ट है IGST ऑन ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स जो ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें सेलर्स हो गए, चाहे अमेजोन का कोई सेलर हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट का कोई हो गया, तो ई-कॉमर्स जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कि इंटर स्टेट जो सप्लाई है उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, मतलब उस पर IGST आपको लगता है सेक्शन 52 के अंदर। नेक्स्ट गाइज आपका क्वेश्चन जो है ये भी 15 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन वेरियस एग्जाम्पशंस फ्रॉम GST, हाउ रिटर्न्स एंड पेमेंट्स आर एडजस्टेड अंडर GST। क्या क्या
एग्जम्पशंस होती हैं जीएसटी के अंदर। तो गुड्स एंड जो सर्विसेज टैक्स है, जीएसटी लॉ है जो इंडिया का, वो प्रोवाइड करता है कुछ ऐसी एग्जम्पशन जिस मतलब कई ऐसे कह सकते हो कई ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है, ताकि बेसिकली उन सेक्टर्स को प्रमोट किया जा सके। ये जो एग्जाम्पशन है बेसिकली कई गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती हैं एंड बेसिकली टैक्स पेयर के स्टेटस को देख के भी लगती हैं। पहला है एग्जाम्पशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो बस जब आप बीकॉम 5th सेम में होगे ना, तो आपको एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योर, उसमें ना आपको एक चैप्टर है स्मॉल बिजनेसेस वाला, जिसमें आपको ना सारे एग्जाम्पशंस बताए हुए हैं कि अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस केस में आपको काफ़ी सारी छूट मिलती है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो वो आप पढ़ोगे। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कोई बिजनेस है, 25 करोड़ आई थिंक लिमिट है उसकी, 25 करोड़ अगर आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट अगर उससे कम है, ठीक है, मतलब 25 करोड़ से ज़्यादा आपकी जो टर्नओवर है वो कम है, ठीक है, या उससे भी कम है, तो उस केस में जो बेसिकली ये सेक्शन 23 के अंदर आता है CGST एक्ट के, जो बिजनेसेस की जो टर्नओवर है, ठीक है, ये कई केसेस में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें 25 करोड़ है, ठीक है, कईयों में ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस है ना, उनकी लिमिट 40 लैक्स होती है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरीज में 20 लैक्स होती हैं, और कई कई कैटेगरी में ना, जैसे मैंने आपको बताया जो बड़ी बड़ी जैसे कह सकते हो कोई ऐसे बिजनेस हो गया, मतलब बड़ा कोई बिजनेस हो गया जिसको स्मॉल कह सकते हो सेक्टर पे या कोई स्मॉल स्केल पे उसको स्टार्ट किया जाता है, तो उस केस में आपकी काफ़ी सारी थ्रेशहोल्ड लिमिट चेंज होती है। किसी में 25 करोड़ होती है, किसी में 5 करोड़ होती है, ठीक है। वो आप जब बीकॉम 5th सेम में पढ़ोगे तब आपको आएगा। बस अब अभी आपको इतना याद रखना है कि जो बिजनेस उसकी जो कह सकते हो टर्नओवर है ना 40 लाख से कम है या 20 लाख से कम है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उस केस में जो स्मॉल बिजनेसेस है ना उनको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है, एंड उनको कोई भी जो जीएसटी के रिटर्न्स भी फाइल नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पशंस ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ गाइस ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर पे आपका इनकम टैक्स भी नहीं लगता है, कुछ एग्जाम्पशन वहाँ पे भी होती हैं। एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, कोई सर्विसेज जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। हेल्थ केयर सर्विसेज होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होगी जिसमें मेट्रो, लोकल ट्रेन एंड बस सर्विसेज आती हैं, ठीक है। एंड जो एक्सपोर्ट्स पे तो आपको पता ही है कि जीरो रेटेड होता है, उन पर बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्टेन इंस्टीट्यूट्स। कुछ ऐसे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं जो एनजीओ करती हैं, उस केस में भी आपको जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं पैसेंजर को रेल के थ्रू, एयर के थ्रू, रोड के थ्रू, ये भी कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, सभी में नहीं लगता बट कुछ ऐसी एग्जाम्पशंस होती हैं। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड रियल एस्टेट। अफोर्डेबल जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं उनकी, ठीक है, इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही पॉइंट आपको लिख के आना है कि कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ लिमिट्स होती हैं कि अगर आप उन लिमिट्स को या उस चीज़ के अंदर कंडीशंस के अंदर आते हो तब आपको जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्विसेज। कुछ ऐसे काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, जैसे पब्लिक सर्विस, चैरिटेबल एक्टिविटीज़, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय सर्टेन एंटिटीज़। स्पेशल एग्जाम्पशन जो है एक्सपोर्टर को दी जाती है। जो पर्सन एक्सपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है एंड एकदम वो एग्जाम्प्ट होती हैं, कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सर्विसेज कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, उस पर भी आपको क्या है बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगना है। नेक्स्ट है एग्जाम्पशन फॉर स्पेसिफिक सप्लाई बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सप्लाई। स्मॉल सप्लायर जो हैं, जिस सप्लायर की जो अगर मान लो कोई ई कॉमर्स में सप्लायर बन रहा है, तो सप्लायर की अगर टर्नओवर जो बेसिकली थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम है, तो उस केस में भी उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, कोई टैक्स को कलेक्ट नहीं करना है, कोई फाइल नहीं उनको पे करनी, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न एंड पेमेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी जो है बेसिकली रिक्वायर करता है कि कुछ फिक्स्ड पीरियड के बाद जो रिटर्न्स हैं वो फाइल करनी पड़ती हैं, जिससे एक बिजनेस पर्सन है या एक कंपनी है वो टैक्स को पे कर सके। एंड ये जो रिटर्न्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, ये एक्यूरेट एंड टाइमली होनी चाहिए, ताकि जो टैक्स अथॉरिटी है ना वो अप्रोप्रिएट टैक्स को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। एंड बेसिकली जो प्रोसेस है ना जिसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न्स को फाइल करते हैं, पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी कुछ आपके की कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। अब गाइस इसका ना आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के रिटर्न्स के रिलेटेड कौन कौन सी प्रोविजंस होती हैं, एग्जाम्पशंस होती हैं, तो उस केस में आपको ये सारा जो मैं आंसर बता रही हूँ ना, ये आपको लिख के आना, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपको आ सकता है एक्सप्लेन रिटर्न्स एंड पेमेंट अंडर जीएसटी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए आता है। रिटर्न्स पेमेंट के अंदर कोई प्रोविजन आपको लिख के आ गई, एग्जाम्पशन लिख के आ गई, तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है। पहला टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न, पहला है GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न। ये जो रिटर्न है ना, बेसिकली इसमें जो है डिटेल्स क्या होती है, कंटेन होती है। आउटवर्ड सप्लाई इसकी मतलब सेल्स की होती है, जो मतलब एक टैक्स पेयर है उसने कितनी सेल्स की उस हिसाब से उसको सारा टैक्स वगैरह लगता है। एंड इसमें आपको जो रिटर्न है ना, ये मंथली फाइल करनी पड़ती है। एंड जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं उनको क्वार्टरली पे करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है GSTR2A ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न कहते हैं इसको। ये एक ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न है जो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है इनवर्ड सप्लाईज की, मतलब परचेजेस की ये बेसिकली होती है। वो सप्लाई सेल्स की थी, ये किसकी होती है, परचेज की होती है। नेक्स्ट है गाइस GSTR3B, ये समरी रिटर्न होती है। ये सेल्फ असेसमेंट रिटर्न होती है, जो बेसिकली आप क्या करोगे, जब एक पर्सन जो जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाया होता है, ये मतलब हर किसी पर्सन ने ये पे कर मतलब हर किसी पर्सन ने ये रिटर्न को फाइल करना होता है। जीएसटी के अंदर जितने भी पर्सन या कंपनी है ना जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है ना, उन्होंने ये जो बेसिकली GSTR3B जो ये समरी रिटर्न है, ये हर किसी ने फाइल करनी होती है, जिसमें सारी सेल्स, परचेज, आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है, इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है ये कितना है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ी ना, ये इसमें कुछ मतलब बेसिकली कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ क्या होता है, अगर इसमें सारी जो डिटेल्स होती हैं ना, जो हमारी फर्स्ट वाली है GSTR1, इसमें अगर इसमें सिर्फ जो डिटेल्स होती हैं ना, ये सारी सेल्स के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ कोई परचेज की आप डिटेल्स नहीं दोगे, सिर्फ सेल्स की होती हैं, ठीक है। ये कई बिजनेसेस फाइल करते हैं। नेक्स्ट है ये जो नेक्स्ट हमने पढ़ी है, ठीक है, GSTR2। ये जो बेसिकली होती है गाइस, ये आपकी सारी जो होती है ना परचेजेस के बारे में बताती है, इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो ये आपकी 3B है ना, इसमें बेसिकली ये सेल्फ असेसमेंट रिटर्न होती है। एंड हर जो जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है ना, वो इसको क्या करता है, फिल करता है, जिसमें वो सेल्स, परचेज एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है GSTR, ये क्वार्टरली रिटर्न होती है कंपोजिट स्कीम के अंदर। जो टैक्स पेयर, अगर जिस पर्सन ने कंपोजिट स्कीम को अडॉप्ट किया होता है, वो इस रिटर्न को फाइल करता है। अब कंपोजिट स्कीम क्या होता है, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है 15 मार्क्स के लिए। ये मैंने यूनिट 1 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है ना, उसमें करा रखा है, आप एक बार वो वीडियो चेक ज़रूर से कर लेना। नेक्स्ट है GSTR5। अगर एक पर्सन है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जो इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है, उस केस में वो पर्सन GSTR5 की जो रिटर्न है वो फाइल करेगा, ठीक है, मंथली फाइल करनी होती है। नेक्स्ट है GSTR6, ये बेसिकली इनपुट सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, ये उनके लिए रिटर्न होती है, ठीक है, जिनको उसमें बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट की सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये भी मंथली फाइल मतलब हर मंथ फाइल करनी पड़ती है। नेक्स्ट है GSTR7, ये जो रिटर्न होती है ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS के लिए होती है, जिसमें बेसिकली जो टैक्स पेयर है, अगर जो वो वाला टैक्स पेयर जो डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीएसटी के अंदर, ठीक है, जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, उसको ये जीएसटी का जो रिटर्न है ना वो फाइल करनी पड़ती है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर को GSTR8, ठीक है, मान लो अगर मैं अमेजोन की सेलर हूँ, तो उस केस में GSTR की मुझे जो रिटर्न है वो फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी पेमेंट में बेसिकली ये आपको इतना नहीं है, ठीक है, जीएसटी पेमेंट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन IGST एंड इट्स साइलेंट फीचर्स, ठीक है। IGST मैंने आपको अभी ना ऊपर क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने IGST को आपको बता दिया था कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट से, मतलब एक स्टेट से आपने दूसरी स्टेट तक कोई गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया है, सेल किया है, तो उस केस में आपको IGST लगता है, ठीक है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट करेक्ट करती है। इसका कुछ फीचर्स है वो हमने डिस्कस नहीं किया। इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, आई थिंक 2021 या 22 के बीच में ये क्वेश्चन आया है। तो साइलेंट फीचर कौन कौन से, पहला है एप्लीकेबिलिटी ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। IGST जो है ये एप्लीकेबल होता है सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर एक सेलर है एंड बायर है डिफरेंट स्टेट्स पे या डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज पे अगर वो रहते हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक सप्लाई ऑफ गुड्स हुई है, तो उस केस में आप क्या करोगे, IGST अप्लाई होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताती हूँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि ये ऑन डिमांड आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि आप सभी के लिए ही अगर आपका पेपर अच्छा जाए उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट है गाइस आपका इंटीग्रेटेड टैक्स। जब ऐसा इसका नेम ही सजेस्ट करता है, IGST इंटीग्रेशन ऑफ
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स की पेमेंट वगैरह जो भी होती है ना, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। एंड बट जो रेवेन्यू है ना, ये शेयर की जाती है सेंट्रल एंड स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके बीच में ये क्या की जाती है, शेयर की जाती है। ये जो मैकेनिज्म है ये हेल्प करता है जिससे कास्केडिंग जो टैक्सेशन है, ठीक है, बार बार मतलब एक ही चीज़ पे बार बार जो टैक्स लग रहा है उसको ये चीज़ क्या करती है, अवॉइड करती है। नेक्स्ट है टैक्स पेमेंट प्रोसेस। आईजीएसटी जो है ये एट द पॉइंट ऑफ सप्लाई पे चार्ज किया जाता है। मतलब मान लो मैं मुंबई में रह रही हूँ, मुंबई से मैंने चंडीगढ़ में कोई चीज़ को सप्लाई किया, तो चंडीगढ़ में जब वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होगी या पहुँचेगी वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब जो आईजीएसटी के रेट्स है ये बेसिकली कह सकते हो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के साथ ही होते हैं। बेसिकली ये 18% ही लगते हैं आपका आईजीएसटी। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईजीएसटी अलो करता है बिजनेसेस को ताकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है सेटलमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अब इसमें बेसिकली क्या है, आईजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है एंड बट इसमें स्मूथ जो है टैक्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो है बेसिकली जिस पे टैक्स लगा ना उसको शेयर करते हैं, ठीक है। जो रेवेन्यू जो भी कलेक्ट हुई है आईजीएसटी के थ्रू, सबसे पहले उसको सेंट्रल पूल पे क्या किया जाता है, डिपॉजिट करवाया जाता है एंड उसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पे इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आईजीएसटी बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स पे बेसिकली आपका आईजीएसटी एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी पर्सन को एक्सपोर्ट कोई पर्सन कर रहा है उसको अगर आईजीएसटी लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आपको रिफंड के लिए क्या करना है, क्लेम कर देना है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। ये ऐसा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है कि अगर सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र होंगे या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी तक कोई गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र होंगे तभी आपको आईजीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म टैक्स रेट। आईजीएसटी का बेसिकली एम क्या है, जिससे जो टैक्स रेट जो है ऑल स्टेट्स में ये एक तरीके के बने रहें एंड कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाए, तो एक ही तरीके के आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के जो रेट्स हैं ना ये एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डुअल कंट्रोल मैकेनिज्म। जो आईजीएसटी है ये लार्जली हैंडल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, बट काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जिससे जो टैक्स है बेसिकली उसका क्या हो सके, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ रिटर्न। आईजीएसटी में जीएसटी रिटर्न, जीएसटी R1, जीएसटी R3B जो है इसमें इंक्लूड होते हैं एंड इसमें जो रिटर्न्स है एक पर्सन को फाइल करनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है रिफंड मैकेनिज्म। बिजनेसेस जो हैं अगर वो ज़्यादा आईजीएसटी पे कर देते हैं जितना करना चाहिए था, तो उस केस में उनको रिफंड की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। आईजीएसटी के आने से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ई कॉमर्स सेक्टर पे, जिससे जो बेसिकली आईजीएसटी को कलेक्ट करना एंड आगे टैक्स को फाइल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ये आपको 15 मार्क्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, मतलब ये क्वेश्चन आता ही है मोस्टली, मैंने देखा है कि ये हर बार ही आया है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड कंपोजिट लेवी स्कीम भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था यूनिट 1 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इसे पढ़ लेना, कि मैंने यूनिट 1 में करा रखा है, एक बार वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि आप सभी के कहने से मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। आगे भी इसी तरीके से हमारा चैनल आपकी हेल्प करता रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।